हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। आज आपके कहने के अनुसार हमने आधुनिक भारत को भी प्रारंभ कर दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि एग्जाम है एचसीएस का और आधुनिक भारत को शुरू कर दिया जाए। तो आपके कहने से ही आज हमने आधुनिक भारत को भी शुरू कर दिया है। आधुनिक भारत की एक कंप्लीट सीरीज रहेगी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, शिक्षा युग पे। और जितना भी हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ कंटेंट जो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अपने ऐप के ऊपर। ऐप का नाम अपना शिक्षा युग 2.0 है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से भी शिक्षा युग 2.0 सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको मैं दिखा दूं, जो कंटेंट आपको पता है बिल्कुल कुछ इस प्रकार से रहता है हमेशा की तरह, और जो बिल्कुल फ्री है कंटेंट आपका। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आज उत्तर मुगल काल। आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो दौर प्रारंभ होता है उसको आधुनिक भारत में काउंट करके चलते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है और 1857 तक मुगलों का समय रहता है। लेकिन मुगलों का समय बाद में आके बिल्कुल कमजोर हो जाता है, नए के बराबर हो जाता है। फिर भी बहादुर शाह जफर तक माना जाता है कि यहाँ मुगल शासन करते हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा आपका 1707 से लेकर 1857 तक का पूरा रहेगा, जिसको हम बोलते हैं उत्तर मुगल काल। इसमें जितने भी शासक हुए हैं उत्तर मुगल काल में, बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह जफर तक, जिसके अंदर जितने भी आएंगे, अकबर द्वितीय आएगा, या आप और कोई भी नाम ले लो, जहांदार शाह आएगा, फर्रुखसियर आएगा, बहादुर शाह प्रथम तो सबसे पहले आते हैं, और मोहम्मद शाह रंगीला आएगा। जितने भी आएंगे ना, सभी के सभी इस लिस्ट में आज हम कवर कर लेंगे। तो ये जो दौर है 1707 से 1857 का रहेगा। अपना जो लेक्चर रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, जैसे कि अपना सबसे पहले हम प्रारंभ करेंगे उत्तर मुगल काल। ठीक है, हम जो करेंगे उत्तर मुगल काल। इस सॉफ्टवेयर में भाई थोड़ा सा ये इशू रहता है, तो हम वैसे अपना कंटेंट सारा का सारा टाइप है। इस पेज को डिलीट कैसे करेंगे भाई? तो ये अपना है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उत्तर मुगल काल 1707 से प्रारंभ होता है। मैंने बताया था 1707 से लेकर 1857 तक का ये दौर है, समय है। तो ये आपका समय है इतना। इस दौरान क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में अहमदनगर के किले में। ये एग्जाम में पूछा था कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर के किले में। ये दक्षिण अभियान के दौरान गए हुए थे, वहीं पे इनकी करीब करीब 89 की एज होती, करीब करीब इतनी यहाँ पे उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये एक निरंकुश शासक माने जाते हैं और एक लंबे समय तक शासक रहते हैं। तो जनता में इनके प्रति काफी आक्रोश है। और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो शहजादे होते हैं उनमें भी आपस में सत्ता को लेकर टकराव होता है, और यहाँ से इनकी सत्ता कमजोर होती चली जाती है। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कौन से शासक होते हैं, और किस प्रकार से विदेशी कंपनी आती हैं और इन पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती हैं। तो घटना कुछ इस प्रकार की होती है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे जो राज्य हैं, जैसे कि बंगाल है, बिहार है, यहाँ आप मराठा साम्राज्य मान सकते हो, मारवाड़ है, मेवाड़ है, मैसूर है, हैदराबाद है, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। और फिर जो यूरोपीय कंपनी आए हुए हैं, पुर्तगाली आए हुए हैं, अंग्रेज आए हुए हैं, डेन्स हैं, डेनिस हैं, फ्रांसीसी हैं, तो सभी का उनका भी आगे चल के हम पढ़ेंगे यहाँ पे विवाद होते हैं। कुछ यहाँ पे अपनी सत्ता कायम रख पाते हैं और कुछ अपनी सत्ता को छोड़ के चले जाते हैं। तो सारा का सारा दौर रहेगा। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद का जो समय वो आधुनिक भारत माना जाता है। और आधुनिक भारत में मुगल शासकों की एक सूची है, कौन से शासक हुए हैं जिन्होंने यहाँ पे शासन किया है। तो ऐसे याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तो हमने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि आगे जो 1857 तक की जितनी घटनाएं होती है ना, तो किस शासक के दौरान ये घटनाएं हुई हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे आगे चल के। तो इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो जो ट्रिक है वो है बजाओ एफएम अहमद आलम साहब। बजाओ एफएम अहमद आलम साहब, ये एक शासकों की ट्रिक है, मुगल काल के शासकों की ट्रिक है आधुनिक भारत के। बजाओ एफएम अहमद आलम साहब। तो यहां से ट्रिक से बनता है, वैसे तो बन जाएगा अपना नंबर एक पे, वैसे तो क्या बन जाएगा अपना बहादुर शाह प्रथम। वैसे क्या बन जाएगा, बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा, जिनका कार्यकाल था 1707 से 1712 तक।
फिर आता बजाओ, जाओ से मतलब होता है जहांदरशा, जहांदरशा का कार्यकाल रहता है, जहांदरशा का 1712 से 13, मात्र 1 साल के दौरान ये कार्यकाल इनका रहता है। नंबर 3 पे आते हैं फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का समय रहता है 1713 से 19, 1319। फर्रुखसियर ने वो फरमान जारी किया था जहां से 3000 रुपए के बदले अपना जो बंगाल बिहार की जो टैक्स कलेक्ट करने की दीवानी इनको अंग्रेजों को मिल जाती है, और यहीं से एक आप ये भी मान सकते हो, यहीं से ये सत्ता बहुत कमजोर होनी प्रारंभ हो जाती है। और जो बची खुची है, जो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में जो यहाँ के निजाम होते हैं, निजाम उल मुल्क, वो 1724 में छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद तो ये मान के चलो वास्तविक विघटन यहाँ से माना जाता है। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पे, जिसका समय आता है मोहम्मद शाह, जिनको रंगीला के नाम से भी जाना जाता है, जिनका कार्यकाल 1719 से 48 तक का समय रहता है। और इन्हीं के समय नादिर शाह का आक्रमण होता है। किसका? नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण होता है इन्हीं के शासनकाल के दौरान। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल के दौरान ये आक्रमण होता है। फिर है अहमद शाह। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह के समय में आक्रमण करते हैं अहमद शाह अब्दाली। और फिर आगे चलते हैं आलम। ठीक है, और जो अहमद शाह अब्दाली का जो लास्ट है वो होता है यहाँ पे इनके शासनकाल के दौरान, शाह आलम द्वितीय के दौरान 1761 का जो युद्ध होता है। फिर इनके बाद जो 5 हो गए थे ना, अपने 5 हो गए। छठे नंबर पे आता है आलम, आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय होता है। और 7 पे जो आता है वो आता है शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय यानी कि यहाँ पे 1761 में, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध है। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध या तृतीय लड़ाई, लड़ाई के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई इन्हीं के समय होती है। फिर आता है अकबर द्वितीय नंबर 8 पे। ये अंग्रेजों के सहयोग से ही शासक बन पाते हैं, ये अंग्रेजों के सहयोग से शासक बन पाते हैं। और नंबर 9 पे आता है फिर अपना बहादुर शाह जफर। ये जफर के नाम से कविताएं लिखते थे, और इनको लास्ट में 1857 की बाद की क्रांति के बाद इनको रंगून भेज दिया जाता है, वहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से बहादुर शाह प्रथम से। तो उससे पहले एक बार हम ट्रिक को फिर देख लेते हैं। बजाओ एफएम अहमद आलम शाह, बजाओ एफएम अहमद आलम साहब। जो ट्रिक थी बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर के नाम से ये शासक हुए हैं। तो पहला शासक हुआ यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम के दौरान ही छोटे छोटे राज्यों का विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है, और आगे आगे चल के क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शासक बनते हैं बहादुर शाह प्रथम। इनके शहजादों के बीच लड़ाई होती है जिसमें बहादुर शाह प्रथम शासक बनते हैं। और बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया, अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए सबसे पहले राजपूत राज्य जिसमें आमेर और मारवाड़ पर पहले से अधिक नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की, जो कि दोनों ही नाकामयाब रही। इन्होंने दोनों पर अधिक नियंत्रण कोशिश किया, जिसमें आमेर की गद्दी पे जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बैठा दिया। जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बैठा दिया, जिससे जनता ने काफी विरोध किया। और ऐसी घटना दूसरी होती है, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। दोनों ही घटनाएं ऐसी होते हैं जिससे जनता में काफी आक्रोश हुआ, और यहाँ इसको अधीनता स्वीकार करने के लिए इन्होंने क्या किया, काफी मजबूर किया और सेना का जमावड़ा यहाँ पे डाल दिया। लेकिन काफी प्रतिरोध के कारण इन्होंने दोनों अपनी जो कंडीशन लगाई थी वापस ले ली, और दोनों को अपने अपने, जय सिंह को अपना क्षेत्र मिल गया और जो अजीत सिंह है इनको अपना क्षेत्र मिल गया। कार्यवाही का एहसास हुआ तो दोनों ने अपनी ये अधिकार वापस मिल जाते हैं, अपने समझौते वापस कर लेते हैं। उसने मराठा सरदारों से, मराठा जो सरदार थे, मराठाओं का जो स्थायित्व होता है, यानी कि शिवाजी स्थापित करते हैं मराठा राज्य की स्थापना, और आगे आगे चल के ये मराठा कभी ऐसे हो जाते हैं कि इनके सहयोग से मुगल शासन करते हैं। मराठा अपनी मर्जी से शासक बदलते हैं, इतने मजबूत हो जाते हैं एक समय चल के मराठे। तो मराठों को इन्होंने सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया, सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। अब सरदेशमुखी क्या है और चौथ क्या है, दो शब्द हैं, दोनों शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी होता है। सरदेशमुखी क्या था, एक प्रकार का कर था जो कि उपज का 1/10 होता था, उस राज्य का 1/10 होता था। शिवाजी स्वयं को क्षेत्र के देशमुख प्रमुख मानते थे।
इस रूप में इनकी आय का 1/10 हिस्सा उन्हें प्राप्त होता था, यानी शिवाजी को देना पड़ता था। सरदेशमुखी लोगों के हितों की रक्षा के बदले वसूला जाता था, यानी कि आपके हितों के लिए ये सरदेशमुखी 1/10 वसूला जाता, आपके हितों के लिए इस रुपए का, इस टैक्स का, इस कर का प्रयोग किया जाएगा, इस कर का प्रयोग किया जाएगा। फिर चौथ क्या थी, ये जो मराठे थे अपने पड़ोसी राज्य को लूट लेते थे। अगर आपको हमसे बचाव करना है तो अपनी उपज का 1/4 हिस्सा आप हमें दे देंगे, हम आपको नहीं लूटेंगे। पड़ोसी राज्य से लूटी गई आय के रूप में होता था, उस राज्य की आय का 1/4 हिस्सा होता था, इसके बदले उस राज्य में आक्रमण करने में, लूटपाट न करने का वचन दिया जाता था। अगर आप हमें चौथ दे दोगे, 1/4 हिस्सा दे दोगे अपनी उपज का, तो हम आपको नहीं लूटेंगे, आपके राज्य के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर 1/4 हिस्सा हमें अपनी उपज का आप नहीं देते हो तो हम आपको लूट सकते हैं, हमारी कोई गारंटी नहीं है, इस प्रकार का। और इसी प्रकार का पुर्तगालियों ने एक कार्टेज लगाया था, कार्टेज एक पास वगैरह सुविधा दी थी। अगर आपको यहाँ से व्यापार करना है तो कार्टेज होना चाहिए, अन्यथा समुद्र के रास्ते आपका माल की कोई भी, यानी कि लूट लिया जाएगा, तो हमारी कोई गारंटी नहीं। यानी कि आप बोल सकते हो ये कि इंश्योरेंस है, कि इंश्योरेंस करा लिया, कार्टेज ले लिया, तो आपने चौथ दे लिया तो आपने इंश्योरेंस करा लिया मराठों से कि ये मराठे आपको नहीं लूटेंगे कहीं पर भी। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाई। इनको पता था कि विवादों में कुछ नहीं है, मेल मिलाप की नीति अपनाते हैं। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद बंदा बहादुर क्या करता है, बंदा बहादुर के नेतृत्व में इन्होंने अपना बगावत का झंडा बुलंद कर दिया, यानी कि बंदा बहादुर इनसे बगावत कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह तो इनके साथ कुछ नहीं करते हैं, मित्रता ही रख लेते हैं, लेकिन बंदा बहादुर को ये बातें पसंद नहीं है और इनके साथ बगावत कर देते हैं सिख, बंदा बहादुर के नेतृत्व में। 1712 में सिखों ने लोहारगढ़ का किला जो मुगलों के पास था ये वापस ले लिया, जो गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पश्चिम में बनाया था। जो किसने बनाया था, गुरु गोविंद सिंह ने, कहा, उत्तर पूर्व हिमालय के तराई क्षेत्र में ही बनाया गया था, तराई क्षेत्र में से बनाया गया था। इसके बाद क्या है, इनकी जो रणनीतियां हो देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया है, इनके दौरान होने वाली सभी घटनाओं के बारे में आज हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या करते हुए किए हैं। बादशाह ने जाट सरदार चूड़ामन से दोस्ती कर ली और चूड़ामन से ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। क्या क्या, बहादुर शाह प्रथम ने, बादशाह का मतलब बहादुर शाह प्रथम है, उस समय बहादुर शाह प्रथम ने, जाट सरदार है चूड़ामन, और चूड़ामन से दोस्ती कर लेते हैं, और चूड़ामन जो है ये बादशाह यानी बहादुर शाह का साथ देते हैं, किसके खिलाफ, बंदा बहादुर के खिलाफ किसका साथ देते हैं, बादशाह का साथ देते हैं। और बादशाह ने शिवाजी के पुत्र को मुगलों की कैद से आजाद कर दिया था। शिवाजी के पोते थे जो राजा साहू को मुगलों की कैद से आजाद कर दिया था। साहू को कब से कैद किया हुआ था, औरंगजेब के समय से कैद किया हुआ था। इन्होंने क्या किया कि शिवाजी के पुत्र हैं उनको मुगल काल के जो जेल है या कैद है उससे आजाद कर दिया, लेकिन इन्होंने एक काम ऐसा कर दिया कि जहां जाके ये मराठों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसने साहू को आजाद तो कर दिया, लेकिन साहू को विधिवत राजा नहीं माना, मराठों का विधिवत राजा नहीं माना, जिस कारण से साहू बोलता था कि मैं शासक हूं, और उधर उनकी चाची बोलती थी ताराबाई की यहाँ की शासक मैं हूं। तो दोनों के बीच गृह युद्ध हो जाता है, जिसमें ये अपनी हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, कोई हस्तक्षेप नहीं करते, वहां दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, वो चाची और भतीजे। तो शिवाजी के पुत्र साहू को मुगलों की कैद से आजाद कर दिया। औरंगजेब के समय से जो कैद था, बादशाह ने साहू को आजाद तो कर दिया मगर उसे मराठों का विधिवत राजा नहीं माना, जिस कारण साहू और उसकी चाची ताराबाई में गृह युद्ध छिड़ गया। बादशाह ने अंधाधुंध जागीरें प्रदान की, ये चाहता था कि जागीरें प्रदान करो, पदोन्नतियां दो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सत्ता मजबूत कर सके, लेकिन इसका बिल्कुल गलत हुआ, इसका इफेक्ट, जिसका रिजल्ट है वो बिल्कुल गलत हुआ, जिससे राज की वित्त है वो स्थिति और भी खराब हो गई, राज की स्थिति खराब हो जाती है। इसकी तो सोच थी कि मैं कैसे करके साम्राज्य को एकजुट बना के रखूं, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि राज की वित्त की स्थिति थी, यानी कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई, यानी कि यहाँ जो खजाना था वो बिल्कुल खत्म होने को हो गया।
वह इन समस्याओं से कुछ समाधान कर भी पाता, हो सकता था कि इन समस्याओं से समाधान कर पाता, लेकिन दुर्भाग्यवश 1712 में इनकी हो जाती है मृत्यु। 5 साल बाद 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको शाह बेखबर के नाम से जाना जाता था। ये कहा जाता है कि इनकी राजकीय जो कि अपनी राजनीतिक घटनाएं होती हैं, इनका राजपाट में कोई ज्यादा योगदान नहीं था, ज्यादा रुचि नहीं थी और ज्यादा रुचि नहीं होने के कारण इनको शाह बेखबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शाह बेखबर। शाह ए बेखबर के नाम से भी इनको जाना जाता था, बहादुर शाह प्रथम को। तो ये बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से भी जाना जाता था। फिर चलते हैं हम इसके आगे, बजाओ यानी कि जहांदार शाह। जहांदार शाह के बारे में हम पढ़ते हैं, तो जहांदार शाह के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है जहांदार शाह। दूसरे शासक कौन हुए? जहांदार शाह। जहांदार शाह जो है एक शक्तिशाली सामंत है उस समय के जुल्फिकार खां। तो ये एक महत्वपूर्ण आदमी है जुल्फिकार खां भाई। इनके सहयोग से ये शासक बनते हैं जहांदार शाह। उस समय पहले होता क्या था दरअसल, पहले तो राजा मतलब जो शहजादे होते थे वो राजा बनने के लिए संघर्ष करते थे और सामंतों को यूज करते थे कि सामंत की सहायता ली जाए। लेकिन आगे आगे चल के सामंत अपनी मर्जी से राजा नियुक्त करते हैं, ये क्योंकि शहजादे इतने कमजोर हो जाते हैं आगे चल के कि सामंत अपनी मर्जी से शासक नियुक्त करते हैं और ये जुल्फिकार खां की सहायता से शासक बनता है। जुल्फिकार खां वजीर बन गया। जुल्फिकार खां क्या बन गया? खुद वजीर बन गया, जो अत्यंत योग्य और कर्मठ व्यक्ति था। ये सामंत था जुल्फिकार खां। पहले सत्ता के लिए शहजादों का संघर्ष होता था जिसमें सामंत उनकी सहायता करते थे, मगर अब सामंत अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए शहजादों का इस्तेमाल करते हैं और शहजादे महज कठपुतली के रूप में ही कार्य करते हैं। अब शहजादे हैं जो सामंत कहता है वैसे ही करते हैं और इसके कारण जहांदार शाह के दौरान जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारे के सारे जुल्फिकार खां करता है। नाम जहांदार शाह का चलता है लेकिन करता कौन है? जुल्फिकार खां करता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजमेंट किया है कुछ ही समय के दौरान। जहांदार शाह ने करीब 1 साल के दौरान ही बहुत कुछ बदल कर रख दिया था। इसने राजपूत राजाओं, मराठा सरदारों और हिंदू सरदारों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध निभाए। जो राजपूत थे उनके साथ भी, मराठों के साथ भी और हिंदू सरदारों के साथ भी मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। और इसने पूर्णतः जजिया कर, जो घृणित जजिया कर है, इसको समाप्त कर दिया। भाई जजिया कर है, इसको समाप्त कर दिया। जजिया कर क्या था कि गैर मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिम लोगों से लिए जाने वाला एक कर था। मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिम लोगों से लिए जाने वाला एक धार्मिक कर था। भारत में जजिया कर प्रथम बार मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय लगाया गया था। यह सिंध प्रांत के देवल में लगाया गया था। यहां लिखा भी गया है जजिया कर क्या है। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसे मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिम लोगों से वसूल किया जाता था। दिल्ली सल्तनत में प्रथम बार जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ने। और वैसे भारत में मोहम्मद बिन कासिम के समय जो सिंध प्रांत में लगा था, सिंध प्रांत के देवल में लगाया गया था। फिरोज ने ही ब्राह्मणों पर प्रथम बार, यानी कि ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपका ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में पहली बार कब लगाया था और ब्राह्मणों पर कब लगाया था? तो ब्राह्मणों पर भी और दिल्ली में भी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और जजिया कर हटाने वाला प्रथम मुगल शासक था वो अकबर था। कौन था? अकबर था। ये तीसरा पॉइंट भी जरूरी हो जाता आपका। जजिया कर हटाने वाला शासक कौन होता है? अकबर होता है। कौन होता है भाई मेरे? अकबर। इसने और क्या किया? इसने आमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी। आमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई की पदवी दी और उसे मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। गया। किसको? मिर्जा राजा सवाई को, जयसिंह को मालवा का सूबेदार। कहां का सूबेदार? मालवा का सूबेदार। कहां का सूबेदार? मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया। यहां जो फैक्ट्स हैं कहानी को पढ़ते चलो, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो सीरीज है आपकी आधुनिक भारत की, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। इतिहास विषय से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे ज्यादा वेटेज यहां का रहता आधुनिक भारत का। तो इतिहास विषय आपको पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री बहुत ज्यादा यूज होती है आपके एग्जाम में, लेकिन आजकल के बच्चे हिस्ट्री पढ़ने के बजाय हिस्ट्री डिलीट करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। आप जिसको भी देखो वो ही हिस्ट्री डिलीट करता हुआ मिल रहा है हिस्ट्री पढ़ने के बजाय। तो आप हिस्ट्री डिलीट करने के बजाय हिस्ट्री पढ़ो अगर आपको सक्सेस होना है तो।
फिर आते हैं मारवाड़ के शासक कौन है? अजीत सिंह। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी और उसे गुजरात का सूबेदार। मारवाड़ के शासक कौन है? अजीत सिंह। अजीत सिंह को महाराजा की पदवी देते हैं और गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर देते हैं, यानी कि हर जगह से अपना भाईचारा बना के रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे सत्ता कायम रखनी है। और इसी दौरान इसने मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने की अनुमति दे दी। पहले क्या किया था बहादुर शाह प्रथम ने? सरदेशमुखी तो दे दी, लेकिन चौथ की अनुमति नहीं दी थी। यहाँ इन्होंने सरदेशमुखी और चौथ दोनों की अनुमति दे दी मराठों को, आप सरदेशमुखी और चौथ। लेकिन शर्त यह है कि उनकी वसूली है, लेकिन यहाँ पे शर्त लगा दी गई है, एक शर्त लगा दी कि उनकी वसूली पहले मुगल अधिकारी करेंगे, फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। मराठे सीधे तौर पर वसूली नहीं करेंगे, पहले मुगल अधिकारी उनकी वसूली करेंगे और वसूली के बाद वो मुगल अधिकारी मराठा अधिकारियों को सौंप देंगे। लेकिन इसने एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। इन्होंने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। इजारा क्या है? दरअसल इजारा व्यवस्था इस प्रकार की व्यवस्था थी कि सरकार एक निश्चित दर के बदले भू राजस्व वसूलने के लिए इजारेदारों यानी कि लगान के ठेकेदारों और बिचौलियों से एक कर लेती थी, जिसमें सरकार को कुछ निश्चित मुद्रा राशि मिल सके, मगर किसानों से लगान वसूलने के लिए खुला छोड़ दिया जाता, जिससे किसानों का और उत्पीड़न बढ़ गया। इजारा व्यवस्था क्या थी? दरअसल इजारा व्यवस्था क्या थी? इजारा व्यवस्था ये थी कि एक शासक क्या करता था कि कुछ इजारेदारों को या ठेकेदारों को, भूमि के ठेकेदारों को नियुक्त करता और उनसे कुछ एक फिक्स अमाउंट ले लेता, एक निश्चित धनराशि ले लेता, और जो कृषक हैं, किसान हैं, उनसे आप जितना टैक्स या कर इकट्ठा कर पाओ उतना आप इकट्ठा कर सकते हो। इसके बदले में उनको तो एक निश्चित राशि दी जाती, जैसे कि राजा ने 10 लाख के बदले में कोई क्षेत्र दे दिया तो राजा को तो 10 लाख मिल जाएंगे। अब वो इजारेदार है, वहां से वो 10 लाख इकट्ठा करे, वो 5 करे या 20 करे या 50 करे या 1 करोड़ करे, वो वहां से अपनी मर्जी से कर सकता। अब राजा उसको हस्तक्षेप नहीं करेगा। इससे जो कृषक लोग हैं उनका उत्पीड़न और बढ़ गया। वो राजा के पास नहीं जा सकते। अगर वो राजा के पास जाएंगे कि राजा साहब ये इजारेदार हमसे इतना कर लेता है, तो राजा साहब बोल नहीं सकता, क्योंकि उसने तो अपने पहले ही साइन किए हुए हैं, भाई मैं तो इतना ले रहा हूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे तो हाथ दोनों बंधे हुए हैं। इस कंडीशन में इससे किसानों का उत्पीड़न और बढ़ गया। ये अपनी मर्जी से ये कर को इकट्ठा करते थे, टैक्स कलेक्ट कर देते थे, जिससे काफी नुकसान हुआ। एक बहुत ही गलत टाइप की प्रवृत्ति थी। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहांदार शाह थे, इनको लंपट मूर्ख कहा जाता था। तो जहांदार शाह को क्या बोला जाता था? लंपट मूर्ख। और जहांदार शाह ने क्या किया? बेईमान जो लोग होते हैं ये हमेशा ही होते हैं, हर जगह हर समय होते आ रहे हैं। और एक इंसान की प्रवृत्ति भी यही है कि जो गलत लोग जो बताते हैं वो सबसे पहले मानता है, और जो सही बातें होती हैं वो इंसान अंत में भी नहीं मानता। जब वो बिल्कुल बर्बाद होता तब उसको समझ में आते हैं कि जो वो प्रारंभ में ही सही कह रहा था, लेकिन जो गलत है वो इंसान सबसे पहले मानता है। ऐसी घटना यहाँ होती है कि बेईमान कृपया पात्र जो लोग हैं वो वजीर के खिलाफ बादशाह के कान भर देते हैं कि जो वजीर है वो अब तख्ता पलट करने वाला है, वो अब तख्ता पलट करने वाला है, तुम्हें सत्ता से हटा के खुद शासक बनने की सोच रहा है। और इससे क्या करता है ये जो क्या नाम है बादशाह है, अपने ही वजीर के खिलाफ योजनाएं बनाना प्रारंभ कर देता है। और 1713 में फिर जहांदार शाह के भतीजे हैं फर्रुखसियर, शाहजहां के इसके जहांदार शाह के भतीजे हैं फर्रुखसियर, इसने क्या किया? हिंदुस्तानी अमीर हैं जो सैयद बंधु के नाम से जाने जाते हैं, 2 भाई हैं सैयद बंधु, उनकी सहायता से बादशाह को अपदस्थ कर दिया, हटा दिया और उनकी हत्या करवा दी। किसने? फर्रुखसियर ने, जिसको क्या बोलते हैं? घृणित कायर। और सैयद बंधुओं को क्या बोलते हैं? किंग मेकर। ये कई शासक बनाते हैं। इसमें 2 शासकों के नाम तो लिखे नहीं, क्योंकि 2-2 महीने 3-3 महीने के लिए बनते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। लेकिन ये कम से कम 3-4 शासक बनाते हैं अपनी मर्जी से, तो इनको किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो समय आता है वो आता है फर्रुखसियर का। किसका आता है? फर्रुखसियर का, जो कार्यकाल आता है 1713 से 1719 का। 1713 से लेकर 1719 का कार्यकाल यहाँ पे रहता है किसका? फर्रुखसियर का। ठीक है, किसका कार्यकाल आता है भाई? फर्रुखसियर का। तो हम बढ़ेंगे अब फर्रुखसियर के बारे में। तो फर्रुखसियर के बारे में हम देख रहे हैं, यह सैयद बंधुओं की सहायता से शासक बना और सैयद बंधुओं को बोला जाता था किंग मेकर। क्या बोला जाता था? किंग मेकर। सैयद बंधु 2 कैंडिडेट होते हैं, जिनका पहले का नाम है अब्दुल्ला खां, दूसरे का नाम है हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां इसको तो बना दिया गया वजीर,
इसको क्या बनाया गया? वजीर। बादशाह किसको बनाया गया? फर्रुखसियर। इन दोनों ने बादशाह को फर्रुखसियर बनाया और खुद एक अब्दुल्ला खां बन गया वजीर और हुसैन अली खां बन गया मीर बख्शी। क्या बन गया? मीर बख्शी। ये दोनों को ये ओहदे या पद मिले। इनके विरोध ही तुरानी दल का एक कैंडिडेट होता चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क, जो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में शासन छोड़ के हैदराबाद की स्थापना करता है। उसने इन दोनों बंधुओं की हत्या करवाई थी। नहीं तो जब तक ये शासक दोनों थे, यानी कि दोनों यहाँ बैठे हुए थे सैयद बंधु, तो अपनी मर्जी से राजा बनाते, मर्जी से हटा देते, जिसको बनाया उसी को भी हटा देते, मृत्यु हत्या भी करवा देते। तो ये अपनी मर्जी से चल रहे थे। लेकिन इनका समापन समारोह किसने किया? निजामुल मुल्क ने किया। निजामुल मुल्क ने किया। बहुत ही योग्य व्यक्ति था ये निजामुल मुल्क। सैयद बंधुओं ने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया एवं तीर्थ यात्रा कर को भी समाप्त करने का आदेश दिया। ये भी समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा भी, जजिया कर भी और तीर्थ यात्रा भी। 1717 में फर्रुखसियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यहीं से अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ होती है व्यापार में। व्यापार में अंग्रेजों की सुदृढ़ स्थिति यहीं से होती है। कहा जाता है कि इनको ये एक बार बीमार हो जाते हैं और इनका इलाज करते हैं। डॉक्टर का नाम है यहाँ पे कुछ दिया है क्या? चलो आगे आ जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इनका इलाज करने के बदले क्या करते हैं कि इनको 3000 रुपये वार्षिक वेतन के रूप में बंगाल बिहार वगैरह का क्षेत्र दे देते हैं। और वो अब क्या करते हैं, इसका मनमाने ढंग से मिसयूज भी करते हैं। इसी के शासनकाल में बंदा बहादुर को मृत्युदंड दिया गया। बंदा बहादुर को मृत्युदंड किस समय? जो बहादुर शाह प्रथम के शासन के दौरान, जो कि बगावत करते हैं। मृत्युदंड कब दी गई? बंदा बहादुर को इनके शासन के दौरान मृत्युदंड दी गई। मराठा पेशवा ने सैयद बंधुओं, मराठा पेशवा ने क्या किया? सैयद बंधुओं को और मारवाड़ के अजीत सिंह के सहयोग से तीनों पार्टियों ने मिलकर फर्रुखसियर को हटा दिया और उसकी हत्या कर दी। ये वही मराठे हैं जो कभी इनके अंडर में इनके अंतर्गत काम किया करते थे। अब अपनी मर्जी से शासक ये भी हटाने लग गए हैं। कौन? मराठे भी। और सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है और फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। और फर्रुखसियर के बाद जो अगले शासक होते हैं मोहम्मद शाह रंगीला होते हैं। कौन होते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला होते हैं। अगले शासक कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला, जिनका कार्यकाल है 1719 से 1748 का। 1719 से 1748 का इनका कार्यकाल रहता है। यह दिमागी तौर पर एक कमजोर, ओछा और एक अय्याश टाइप का आदमी था। इसने कभी राजकाज में कोई ध्यान नहीं दिया। ये मतलब अय्याश टाइप का आदमी था। और इन्हीं के समय पर भी, यानी कि जो यहाँ की निजामुल मुल्क है, जो निजामुल मुल्क है, ये सबसे मतलब एक काबिल वजीरों में से काबिल वजीर हैं। कौन? निजामुल मुल्क। और निजामुल मुल्क चाहते हैं कि यहाँ की स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, मजबूत किया जाए। लेकिन ये क्या करते हैं? इनकी राजकाज में कोई दिलचस्पी नहीं है मोहम्मद शाह रंगीला की। और ये 1724 में शासक बनते हैं और 22 में बनते, 24 में यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं 2 साल में। यानी वजीर बनते 2 साल के बाद ये यहाँ से चले जाते हैं हैदराबाद, जाके हैदराबाद राज्य की स्थापना करते हैं। क्या होता है? इसने निजामुल मुल्क जैसे काबिल वजीरों को अपना पूर्ण समर्थन नहीं दिया। इसने क्या किया? भ्रष्ट और नालायक जो चापलूस लोग थे उनका समर्थन दिया और अपने ही मंत्रियों के खिलाफ इन्होंने साजिश रचनी प्रारंभ कर दी। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने। और जो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क 1722 में वजीर बनता है और 24 में अपना पद, अपना ओहदा छोड़ देता है और दक्कन में जाकर हैदराबाद रियासत की नींव डाल देता है। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि मुगल शासन की जो विनाशकारी घटना है वही यहीं से प्रारंभ मानी जाती है, यहीं से होती है। मुगल साम्राज्य का वास्तविक विघटन यहीं से शुरू हो जाता है जब ये कौन? निजामुल मुल्क यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। 13 फरवरी 1739 में 13 फरवरी 1739 में करनाल में मुगल सेना और नादिर शाह का मुकाबला होता है। नादिर शाह का मुकाबला होता है और मुगल बादशाह को बंदी बना लिया जाता है, क्योंकि अब शासक है महत्वपूर्ण नहीं बचे हैं। अपनी स्थिति पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रखा है इन्होंने। नादिर शाह ने दिल्ली में 50 दिन लूटपाट की एवं प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का जो रतन जड़ित मयूर सिंहासन था वो भी ले गया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन क्या बोला जाता था? ईरान का नेपोलियन बोला जाता था। और नादिर शाह कहाँ का था? फारस का शासक था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन बोला जाता था और ये फारस का शासक था।
कहाँ का शासक था? फारस का। अब बोलोगे सर शाहजहां के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं। दोनों सीरीज चली हुई हैं, एक साइड में मध्यकालीन भारत और एक साइड में आधुनिक भारत अपना चला हुआ है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं अहमद शाह। कौन बनते हैं? अहमद शाह, जिनका कार्यकाल 1749 से 54 तक। 1754 में वजीर इमाद उल मुल्क ने मराठों की सहायता से इसको अपदस्थ कर दिया, इसको पद से हटा दिया और आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना दिया। इन्होंने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिनको इतिहास में लिखा गया हो और आपके एग्जाम में आता हो। तो ये बस नाम के होते हैं और अगले शासक का जिक्र करते हैं। फिर आलमगीर द्वितीय, बाद में तो ये बिल्कुल ही कमजोर हो जाते हैं। आलमगीर द्वितीय अपने कार्यकाल में के दौरान अपने वजीर इमाद उल मुल्क का ये कठपुतली बना रहा है, ये भी आलमगीर द्वितीय भी। इसी के शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ, 1757 का प्लासी का युद्ध। ये ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि प्लासी के युद्ध के दौरान किस मुगल सम्राट का शासन था? प्लासी के युद्ध के दौरान किस मुगल सम्राट का शासन था? आलमगीर द्वितीय का, आलमगीर द्वितीय का। इसके वजीर ने इसकी हत्या करवा दी। और फिर अगले वजीर बनते हैं कौन? शाह आलम द्वितीय। अगले वजीर कौन बनते हैं? शाह आलम द्वितीय। 1764 के बक्सर के युद्ध में इसने बंगाल के जो मीर कासिम और अवध के नवाब हैं, अवध के नवाब शुजाउद्दौला का साथ दिया। अवध के नवाब शुजाउद्दौला का साथ दिया, लेकिन तीनों की सेनाएं मिलकर अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी और तीनों की संयुक्त सेना हार जाती है। और ये भी EIC, इसका मतलब होता है, EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या मतलब है? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये भी पेंशन याफ्ता बनकर रह जाता है। और इस दौरान दो समझौते होते हैं इनके बीच में। 1772 में मराठों के संरक्षण में ब्रिटिश आश्रय छोड़कर यह दिल्ली लौटा और महादजी सिंधिया होते हैं यहाँ के शासक उस समय। और 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ओके, दिल्ली पर कब्जा कर दिया। अब जो शासन है मुगलों का वो दिल्ली के लाल किले तक सिमट कर रह जाता है। अब दिल्ली के लाल किले तक सिमट कर रह जाता है। आगे चलकर तो इनको लाल किला भी खाली करने के लिए बोल दिया जाता है। अकबर द्वितीय जिनका कार्यकाल है 1806 से 1837। ये बादशाह तो हैं, लेकिन ये अंग्रेजों के दया दृष्टि से, अंग्रेजों के सहयोग से ही शासक बनते हैं, उनके ही अंतर्गत ये काम करते हैं। अब मुगल बादशाहत केवल लाल किले तक सिमट कर रह गई। यह अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह है। ये अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह है। इसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, जिनको आप बोलते हो राजा राम मोहन राय। तो राम मोहन राय उनका नाम था, राजा की उपाधि दी। राजा की उपाधि देने के बाद उनका नाम जाना जाता है राजा राम मोहन राय। तो पहले नाम क्या था? राम मोहन राय। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी, फिर इनका नाम हो गया राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए ब्रिटेन में भेजा और ब्रिटेन में ही वहीं पे राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? ब्रिस्टल में मृत्यु हो जाती है राजा राम मोहन राय की। फिर आता बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम शासक है। अंतिम शासक कौन है? बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह जफर। यह जफर के उपनाम से शायरी लिखा करता था। 1857 के संग्राम में इसने विद्रोहियों का साथ दिया, इस कारण इसे रंगून निर्वासित कर दिया गया। जहां 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु तो हो गई इनकी, लेकिन 1857 तक ही था और मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था और मुगल साम्राज्य फिर खत्म हो गया। वैसे तो 1857 में ही हो चुका था। तो आज का अपना ये लेक्चर था।
आपसे मेरी छोटी सी एक दरखास्त है कि ये पीडीएफ आपको जब भी जिसको भी मिले तो किसी भी स्टूडेंट के पास, अन्य स्टूडेंट के पास शेयर जरूर करें। आपके एक सहयोग से किसी की दूसरे विद्यार्थी का सिलेक्शन हो सकता है। तो आज की सीरीज हमने पढ़ी थी मुगल काल की ये वाली आधुनिक भारत, जिसमें हमने बहादुर शाह प्रथम से बहादुर शाह जफर तक पढ़ा। और जो अपना अगला लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। क्या रहेगा इसके आगे जो लेक्चर रहेगा वो इससे आगे जो हम पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का यूरोपीय यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, ये आपका अगला लेक्चर रहेगा। ठीक है भाई, आगे हम पढ़ेंगे ये। तो जितना भी हमने पढ़ाया है उसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो F6 से 2.0 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सारा का सारा वीडियो लेक्चर आराम से देखें और लेक्चर देखने के बाद आप पीडीएफ से एक बार अपना रिवीजन जरूर करें। थैंक यू।